गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ 10th क्लास की हिंदी माध्यम की जो पाठ्य पुस्तक है गणित की, उसका एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपने कुछ सपना देखा है, अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखना शुरू कर दीजिए कि आपको जीवन में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे नाम हमारे और आपके न रहने के बाद भी लोग आपका नाम याद रखें, आपके गुण गाएं। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए, और यदि देख रखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है और एकाग्रचित्त होना पड़ता है। आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल और मंजिल तक जाने वाले रास्ते पर ही आपको रहना होगा, भटकना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, भटकन बहुत है, उसमें भटकना नहीं है कभी भी। आप रास्ते पर रहिए और लगे रहिए, आप सफलता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम करते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत समस्या भी होती है, समझ में नहीं आती है कि क्या है, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दूं, आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। √5 सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा अब क्यों सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्यों? हम एक दूसरा छोटा सा मैथ से अलग थोड़ा हट करके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी दिन है। अगर कोई आपसे ये प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अभी दिन है, रात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली छोटी सी लॉजिक है कि हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे कि चूंकि रात को तारे दिखाई पड़ते हैं, चांद दिखाई पड़ता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, और अभी चारों तरफ उजाला ही उजाला है, सूरज दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी दिन है, रात नहीं है। ठीक है, कभी कभी उल्टा तर्क देना पड़ता है, तो हम यहाँ तर्क दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। और याद रखिए, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़, तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 को अगर मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, साथ साथ एक चीज़ ये भी कि ये भी मान लेते हैं हम कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि वही दोनों संख्याएं P और Q एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं। ठीक है, तब √5 बराबर P/Q होना चाहिए। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको ज़रा फिर से एडजस्ट करते हैं, Q यहाँ बटा है, भागा है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये गुणा हो जाएगा, तो √5Q बराबर P हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों में, ये समीकरण के रूप में है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का हम वर्ग करते हैं, तो √5 × √5 हो जाएगा 5, और Q × Q हो जाएगा Q², P × P हो जाएगा P²। ठीक है, तो हम समीकरण 2 इस तरह से प्राप्त करते हैं कि 5Q² बराबर P²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि P² को Q² और 5 के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि लिखा गया है, तो अर्थात इसका मतलब यह है कि जो P² चाहे कोई भी संख्या हो, वो कम से कम 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को ही हम आगे करेंगे। आगे इसके बाद यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं।
उसके आगे अतः स्पष्ट है, यहाँ के बाद मैं कर रहा हूँ, स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय था उसके अनुसार, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, निश्चित है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस भाजक संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ है 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर बराबर होता है 49। 49 अगर 7 से डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, तो ये 7 का जो ये स्क्वायर है तो 7 भी 7 से विभाजित होता है। याद रखिए, ये चीज़ ईजी है। इस तरह से हम कोई भी संख्या लेकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि तब हम क्या करेंगे, अतः हम P बराबर 5C लिख सकते हैं। 5C लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ C कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक, जहाँ C कोई पूर्णांक है। तो अब P बराबर 5C समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ था 5Q स्क्वायर बराबर P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5C स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हम प्राप्त करेंगे 5Q स्क्वायर प्लस 25, 5C इंटू 5C 25C स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 25, ये यहाँ गुना है, इधर आके बटा हो जाएगा C स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा 5 बार में। तो हम यहाँ प्राप्त करते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर प्राप्त कर लिए। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, जहाँ जैसे हम यहाँ किए कि P स्क्वायर को 5 और Q स्क्वायर के गुणनफल के रूप में लिखा गया था, तो P स्क्वायर 5 से विभाजित हुआ और उसके अनुसार P भी 5 से विभाजित हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे Q स्क्वायर को 5C स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि Q स्क्वायर को 5 और C स्क्वायर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि Q स्क्वायर 5 से भी विभाजित होती है। ठीक है, अर्थात Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, Q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में, हम याद कीजिए, हमने माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
लेकिन हम यहाँ क्या पाए कि P 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है। मतलब ये कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अर्थात ये, अर्थात P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था क्वेश्चन को हल करते समय प्रारंभ में हमने माना था कि P और Q में कोई भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं है, और हम पा रहे हैं यहाँ पे कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। फाइनल है कि 5 है। तो इसका मतलब कि हमारा जो मानना था वो गलत है। क्यों गलत है? बस तो यहाँ से एक तरह से समझिए कि सिद्ध हो गया। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो चीज़ सिद्ध हो गया। देखिए कैसे करेंगे। अब क्या है, इसलिए हमें इस बात का, इसलिए हमें इस तथ्य का, हमने माना था जो, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत अवधारणा, हमने जो मान लिया था पहले, अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। चूँकि हमने पहले माना था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, लेकिन अब हम पा रहे हैं कि उसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलत मान लिए थे शुरू में कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः हम लिखेंगे यहाँ, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। इतना तक ये प्रमाणित है, प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बड़ी लंबा है, कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है और समझ में जल्दी से नहीं आता है कि किस तरह से Q² 5 से विभाजित हो रहा है या P² 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, इसको आप ज़रा सा गौर करेंगे और इस सवाल को थोड़ा सप्ताह में 2 बार 3 बार शुरू में रिवाइज कर ले, तो फिर आपको ये इजी सवाल लगने लगेगा। ठीक है,
और सारी बातें समझ में आएंगी। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। इसमें जो आगे सवाल है 1.3 में, फिर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम उस पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2√5। लिखना पड़ेगा, और ये लिखने का जो तरीका है उसको आप समझ लीजिए। इसमें जितना भी सिद्ध करना है कि प्रमाणित कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये 3 + 2√5 हो या 1/√2 हो या 7√5 हो या 6 + √2 हो, इन सारी संख्याओं को अपरिमेय है सिद्ध करने के लिए हमें इसी तरह से, जैसे शुरू में इस क्वेश्चन के शुरू में जैसे माना था हमने, वैसे ही मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्या था? 3 + 2√5। 3 + 2√5, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम मानेंगे। फिर वही हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम इसके विपरीत, इसके उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने लिखा, ये पूरी जो लैंग्वेज है, ये इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। चेंज क्या होगा? केवल ये जो सवाल है 3 + 2√5, तो यही लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 + 2√5, यहाँ भी जो क्वेश्चन रहेगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 + 2√5 बराबर P/Q। इस तरह से हो सकता है, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है ये, तो परिमेय संख्या है तो जी उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा हम इसको हल करते हैं। ये समीकरण है, मान के चलिए सिंपल, तो हम हल करते हैं। यहाँ ये 3+ है, इसको इस साइड ले जाएंगे। यहाँ 2√5 को रहने देते हैं, ये 5/Q - 3, ये इधर आके हो गया 3, ठीक है। तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और इसको जो भिन्न का जोड़ घटा होता है उस नियम से ज़रा कर लेते हैं इसको। Q और 1 का एलसीएम Q होगा, Q से Q को डिवाइड करेंगे और P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्राप्त करेंगे। 1 से Q को डिवाइड करेंगे Q, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q, ठीक है। अब हम यहाँ से 2 को भी उस साइड ले जाएंगे, यहाँ केवल √5 को बचाते हैं। √5 बराबर ये हो गया P - 3Q बटा, यहाँ Q था पहले से। अब ये देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो आप समीकरण का नियम जानते हैं कि जब साइड चेंज करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये गुणा है तो इधर आके भागा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ P, Q, 3 और क्या है 2, और 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए √5 एक परिमेय
संख्या होगा। रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा आप ध्यान दीजिए। हमने कहा कि P, 3, Q और 2 ये सारी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के जोड़ घटाव करने के बाद हम पूर्णांक संख्या ही प्राप्त करते हैं, या गुणा भाग करने के बाद भी हमें बहुत अधिक तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इससे ये मतलब होता है कि जब ये इसको हल करके हम एक परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं और इसके बराबर है रूट 5, तो इसका मतलब ये है कि रूट 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि अभी अभी हमने क्वेश्चन 1 में सिद्ध किया है, आपने देखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है इस तथ्य के अनुसार। ठीक है, अर्थात ये कि फिर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कि उस चीज़ को लिखेंगे, अब उस चीज़ को आगे लिखेंगे। यहाँ पर, यहाँ के बाद परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है? हमें अपनी गलत अवधारणा के कारण, अर्थात अतः हमें ये विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना मतलब गलत अवधारणा या गलत जो हमने माना था पहले कि परिमेय संख्या है, उस गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 रूट 5, यही था क्वेश्चन। 3 + 2 रूट 5, 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रमाणित हुआ। ठीक, इस तरह से हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं, उसको भी अगर आप समझ गए होंगे तो इस आधार पर थोड़ा सा केवल बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, आप खुद कोशिश करके ज़रा देखिए, शायद कर पाएंगे आप। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, गलत होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोशिश कीजिए। अभी 1 और 2 क्वेश्चन मैंने हल किया, आपको समझाने की कोशिश किया। इस आधार पर अगला क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो तीसरा नंबर हो सकता है कि आप हल कर पाएँ। लेकिन हाँ, उसमें जो भाषा यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में जो मैंने शुरू में लिखा था जिस तरह से, उस तरह से सब में लिखना पड़ेगा। और फिर ये दिखाना पड़ेगा कि कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, कि हम जो मान रहे हैं उसके विपरीत हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये संख्या जो भी है आगे वाली, कि वो परिमेय न होकर के अपरिमेय। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन हैं, मैं उनको आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे,
आप समझ पाते हैं मेरे पढ़ाने से, अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्वेश्चन हल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत सी बुक्स हैं या बहुत सारे टीचर हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे होगा ये चीज़, ताकि आप दोबारा से जब बनाएं तो खुद से बना सकें। आपका अपने ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ना चाहिए, आपका आत्मबल बढ़ना चाहिए। अगर मैं इस काम में सफल हो रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाने में सफल हो पा रहा हूँ, तो कृपया आप मेरे इस चैनल को इम्प्रूव कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको सबको बताइए कि भाई देखो ये एक वीडियो है, इसको देख करके तुम पढ़ सकते हो। मेरी तो कोशिश ये है कि आपको कहीं किसी कोचिंग में या किसी ट्यूशन सेंटर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर में मेरे वीडियो को देख करके पूरा मैथ्स आपका सॉल्व हो जाए और पूरा पूरा समझ में आए। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।